कई समस्या थी तो इस कारण से मैं लाइव नहीं आ पाया, लेकिन आज का लाइव प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं कल रात को भी मैंने कहा था कि हेल्पर 2 हो, रीट लेवल फर्स्ट हो, रीट लेवल सेकंड हो, LTC 2018 हो, लंबित भर्तियाँ हो, नई भर्तियाँ, तमाम इश्यू को लेकर चर्चा करना था। पूर्ण भर्तियों को लेकर तो मैं चर्चा करूँगा, लेकिन अब देश के लिए, हमारे लिए, युवाओं के लिए आवश्यक क्या है, इसमें मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, आज भी मुझे याद है कि जब मैं पहली बार जेल गया था, पहली बार मुझे जेल में डाला गया था 3 जुलाई 2013 को, 3 जुलाई 2013 को। उस समय मुझे याद है नेहरू गार्डन से हमने सब यात्रा निकाली, रामबाग सर्किल होते हैं, अम्बेडकर सर्किल से सीधा हम विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। उस समय लाठीचार्ज और ज्योतिनगर थाने में मुझे पहली बार जेल में डाला गया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी थे। और आज भी बता दूं, मुकदमा नंबर 152, FI नंबर 152/2013, क्योंकि तथ्यात्मक जानकारी होती है ना, तो लोग उस पर अंगुलियां नहीं उठा रहे, क्योंकि ये मेरा मुकदमा नंबर। आज भी मैं कोर्ट में पेशी दे रहा हूँ। अभी मैं 12 तारीख को जाके आया हूँ, मई में फिर मेरी पेशी है। लगातार मैं कोर्ट में जाता हूँ, पेशियाँ दे रहा हूँ। ये उदाहरण आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है सिस्टम को लेकर है, क्योंकि हमारी लड़ाई कांग्रेस सरकार में भी जारी थी। उस समय मैंने 13 दिन अनशन किया था। उस समय वहाँ के जब कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा जी को आने के लिए मजबूर किया था कि वो हमारे धरना स्थल पर आए थे। कुछ समस्या आ रही है? हवा की वजह से आवाज़ कम आ रही है, क्योंकि हवा चल रही है, हवा चल रही है। उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा जी हमारे धरना स्थल पर आए थे। और जो महेश जोशी जी जो अभी विधायक है कांग्रेस में, उन्होंने भी मेरा एक बार अनशन समाप्त करवाया था। लगातार कई सालों से संघर्ष कर, ये आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि संघर्ष हमारा नारा है, सच्चाई और ईमानदारी, युवाओं के लिए लड़ना हमारी एक लक्ष्य है। कि दोस्तों, यदि सिस्टम में सुधार नहीं होगा, समय पे भर्तियां नहीं होंगी, और कहने के देश का विकास तभी होगा क्योंकि युवाओं का विकास होगा। दोस्तों, बड़ी बात है कि अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अभी हमें लोकसभा चुनाव है। मैं किसी पार्टी विशेष को वोट देने की अपील नहीं कर रहा, लेकिन हम सब युवाओं को एक चीज़ सोचनी होगी। मैं तमाम मुद्दों को लेकर आज काफ़ी लंबा लाइव रहेगा, लेकिन मैं तमाम युवाओं से जुड़ना चाहता हूँ, तमाम युवाओं की बात करना चाहता हूँ, बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। यदि कोई अभ्यर्थी मेरे इस लाइव को देख रहा है तो सब तमाम ग्रुपों में इसका लिंक डाले, वो मेरे संपर्क में रहे, क्योंकि आज ये लाइव बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, मैं भी एक देश का नागरिक हूँ, मैं भी देश का युवा हूँ। देश का युवा क्या चाहता है, देश का युवा क्या चाहता है? आज देश में, जब मैं बचपन में था, छोटा सा था, तब मैं समझने लगा तो देश के सामने राम मंदिर, जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था। अब चुनाव देश का विकास तब होगा जब चुनाव बेरोजगारी पे, चुनाव महंगाई पे, चुनाव भ्रष्टाचार पे, चुनाव देश के विकास पे होगा, तब देश का विकास होगा। आज राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ा जाए, अच्छी बात है। राष्ट्र के लिए देश का हर नागरिक, मैं देश के लिए जान दे सकता हूँ, आप देश के लिए जान दे सकते हैं। हर युवा देश के प्रति समर्पित है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज युवाओं के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, उसमें युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? युवाओं से वोट लिया जाता है, युवाओं को गुमराह किया जाता है, युवाओं को प्रचार में लगाया जाता है, लेकिन आखिरकार युवा बेरोजगार कहाँ जाए? जब मुझे जेल में डाला गया था 5 जुलाई 2018 को, जब नरेंद्र मोदी जी जब राजस्थान में आए थे, मैं जेल में गया, वहाँ मेरे 2 युवाओं से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे गुहार की कि हमारी आवाज़ आप उठाए, हम निर्दोष हैं। मैंने पूछा, कौन से मामले में आप जेल में? उन्होंने कहा कि हम लगातार तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहे थे, लेकिन कई बार 1 नंबर से रह गए, कई बार
खाते नंबर से रह गए, कई बार डीओबी से रह गए, यानी कि जन्म दिनांक से रह गए। लेकिन हमने देखा कि हमारे आस पड़ोस के लोग या तो पेपर खरीद रहे थे या सेंटर खरीद रहे थे, पैसे देख के लग रहे थे। तो इस बार हमने भी शॉर्ट ट्रिक, यानी कि हमने भी 5 लाख रुपए दिए राजस्थान पुलिस में, और हम नकल करने बैठ गए, हम पकड़े गए, 5 लाख भी गए और हमारा जीवन भी गया। तो दोस्तों, वो उन बेरोजगारों की कहानी नहीं है। यदि समय पे रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो कहीं ना कहीं बेरोजगार गलत रास्ते पे जाए, क्योंकि वो देखेगा कि हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सेंटर बिक गया। बाड़मेर में आपने हिंदी का मामला सुना होगा, तकनीकी साइक में सुना होगा, पीटीआई में सुना होगा, लोग फर्जी डिग्रियां लेके आ रहे हैं। युवा क्या सोचेंगे, क्या यार मैं पढ़ाई करके क्या करूंगा, मैं तो जुगाड़ करूंगा। जिस प्रकार वो लोग जेल में थे, मैंने उनकी आवाज देखी, वो रो रहे थे कि हाँ, हमने गलतियां की, हम लालच में आ गए थे, लेकिन हमने कम से कम 3 से 5 एग्जाम दी, लेकिन हम कुछ नंबरों से रह गए। जब हमने पड़ोसी को देखा कि वो पेपर लेके लग गया, सेंटर खरीद के लग गया, तो हमने सोचा कि हम भी इस जुगाड़ में लग जाए, आज उनका भविष्य खराब होगा। ये 2 युवाओं की कहानी है। लेकिन प्रदेश में क्या, देश में से युवा जो गलत रास्ते में जा रहे हैं। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है कि देश का विकास तब होगा जब देश के युवाओं का विकास होगा, युवाओं का भविष्य बनेगा। युवाओं के भविष्य में कोई बात नहीं होती, कभी जाति, कभी धर्म, कभी राष्ट्रवाद, कभी गाय, कभी मंदिर। क्या है, क्या समझ रखा आपने युवाओं को? बाबा जी का घंटा समझ रखा है युवाओं को। लेकिन युवा, मैं युवा हूं, लेकिन मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि हमें क्या चाहिए। मंदिर बनेगा, आस्था है, मैं भगवान को मानता हूँ। राष्ट्रवाद के लिए मैं जान दे सकता हूँ, आप भी जान दे सकते हो। आप सैनिकों को सलाम करते हो, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन जब रोजगार नहीं होगा, जब नौकरी नहीं मिलेगी, आप अपने माता पिता परिवार का लालन पोषण कैसे कर पाओगे, अपना परिवार कैसे चला पाओगे? जब घोषणा पत्र मैंने देखा, कांग्रेस ने कहा कि हम 34 लाख देंगे, पूर्ववर्ती सरकार भाजपा सरकार ने कहा कि हम 2 करोड़ देंगे, लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार का घोषणा पत्र है, उसमें नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब देखना, काफी वक्त आके कमेंट करेंगे। भक्तों, मैं किसी का चेला नहीं हूं, ना कांग्रेस ना बीजेपी का। सबसे पहले उदाहरण इसलिए दिया था कि आज भी मुकदमा दर्ज है कांग्रेस सरकार का। मैंने कांग्रेस सरकार में आंदोलन की शुरुआत की थी, जेल गया था, लाठियां खाई थी, और आज 5 साल बीजेपी सरकार में किया, और आज लाइव मीडिया में आपके सामने कह रहा हूं, यदि कांग्रेस हमारी मांगे नहीं मानती है, युवाओं को कुचलती है, तो मैं खुले में मैदान में आऊंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा। चाहे जेल में डाले, चाहे सिर फोड़े, कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं दबने वाला नहीं हूं। लेकिन आप युवाओं को समझना होगा, कब तक आप लाचारी सहन करते रहो, कब तक युवाओं के साथ कुठारघात होता रहेगा। मैं तमाम इश्यू को लेकर चर्चा करूंगा, रीट लेवल फर्स्ट, हेल्पर 2 और लीड लेवल 2, कई तमाम इश्यू को, LDC 2000, मैं उन पे बोलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज देश के लिए बोलूंगा और युवाओं के लिए बोलूंगा, क्योंकि आज युवाओं का पतन हो रहा है, युवा ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। समस्या क्या क्या है प्रदेश की, मैं आपको सामने रखना चाहूंगा। प्रदेश की समस्या क्या है? जब ऑनलाइन आजकल एग्जाम हो रही है, कल मैं उद्योग विभाग में गया हुआ था, बिजली विभाग में गया हुआ था, वहाँ कुछ अभ्यर्थी मुझे मिले कि हमने ऑनलाइन एग्जाम दी। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है? बोले कंप्यूटर हैक हो गया, बाहर बैठे बैठे क्वेश्चन कर दिए, लगने वाले लग गए और जो तैयारी करने वाले रह गए। क्यों? ऑफलाइन एग्जाम भी हो सकती है। ऑफलाइन एग्जाम पूरे देश में होनी चाहिए। यदि ऑफलाइन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम आप करवाना चाहते हो, तो ऑनलाइन एग्जाम IBPS बैंक की तर्ज पे करवाइए, क्योंकि उसमें IP एड्रेस हर मिनट में बदल जाता है, क्योंकि लोग हैक कर लेते हैं और लोगों को नौकरियां लगा देते हैं। चाहे तकनीकी साइड हो, कई भर्तियों में घपला सामना है। लेकिन यदि आपको ऑनलाइन एग्जाम करवानी है, तो IBPS बैंक की तर्ज पे करवाइए, जिसमें कोई हैकर हैक करने की कोशिश करेगा, पर मिनट में उसका IP एड्रेस चेंज होता रहता है, उस तर्ज पे करवाइए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार राजस्थान पुलिस में घपला हुआ था, आपने देखा होगा, क्लोन तक बन चुके थे, ऑनलाइन एग्जाम में कितनी ठगी हुई। लेकिन उस समय हमने एग्जाम उसमें मामला उठाया। लेकिन राजस्थान पुलिस में मुझे एक बेहतरीन चीज लगी, उस तर्ज को राजस्थान की हर भर्तियों में लागू करना चाहिए। क्योंकि इस बार उन्होंने क्या किया कि जो अभ्यर्थी एग्जाम देने गया, उनका फिंगरप्रिंट लिया गया, जब वापस आया तो भी फिंगरप्रिंट लिया गया और बीच में उसकी फोटो खींची गई। वास्तव में ये नियम राजस्थान की तमाम भर्तियों में लागू कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जाते वक्त तो फिंगरप्रिंट ले लेते, लेकिन टॉयलेट या बाथरूम के नाम से जाके दूसरा बैठ जाता, लेकिन जाते वक्त भी उन्होंने फिंगरप्रिंट लिया, तो कोई बदलाव, कोई इसमें गड़बड़ी सामने नहीं आई और बहुत ही शानदार तरीके से ऑफलाइन एग्जाम हुई। तो फिंगरप्रिंट का सिस्टम हर एग्जाम में होना चाहिए, और ऑनलाइन एग्जाम कराओ तो IBPS बैंक की तर्ज पे कराना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सरकार में हिस्सेदारी होना। आज मैं एक चीज बता दूं, मैं कल का उदाहरण देना चाहूंगा, आपको एक चीज देना चाहूंगा। हेल्पर 2 19 तारीख को फाइल निकली विधानसभा के बगल से, जो विद्युत भवन है, और 3 अप्रैल को राज्य चुनाव आयोग में जा रही है। आप देख लीजिए, 19 से 3 अप्रैल में कितने दिन का गैप है। क्या फाइल को क्विंटलों करोड़ों वजन था क्या उसमें? घूमती रही, लापरवाही घूमती रही, और फिर 3 अप्रैल से वो
8 अप्रैल को वापस विभाग को भेजी गई और कल वापस वो फाइल गई, वो पड़ी थी। हम गए, खुद मिले, हाथा जोड़ी के, मैं विद्युत विभाग गया, मैं ऊर्जा विभाग गया और फिर राज्य निर्वाचन आयोग गया, हाथा जोड़ी निवेदन करके वो फाइल निकलवाई। पड़ी रहती है। सरकार की हिस्सेदारी इसमें नहीं है। सरकार में हिस्सेदारी बेरोजगारों की होना आवश्यक है। जब तक सरकार में हिस्सेदारी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति क्या कर सकता है, आज मैं 8 साल से लड़ रहा हूँ, 5 साल 10 साल 15 साल मर जाऊंगा, या राजनीतिक पार्टियां खत्म कर देंगी, आवाज उठाने वालों को कुचला जाता है, पता है, जेल में डाल देंगे, सड़ता रहूंगा। लेकिन किसी न किसी युवा को अपनी आवाज उठानी होगी, आप सबको एक होना होगा। मेरा आज भी मानना है सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो। आज एक व्यक्ति ऊर्जा विभाग, विद्युत विभाग, भाई को और सचिवालय कहाँ, अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी, अब आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एसआई एडवाइजरी का परिणाम नहीं आ रहा, मैं जाके आया, अब मैं दोबारा जाऊंगा, फिर मैं 2-3 हजार खर्चो, बार हम जाए। अरे आखिरकार बेरोजगार धरना प्रदर्शन ज्ञापन ही देता रहे क्या? हिस्सेदारी होना आवश्यक है दोस्तों। आज मेरी बात याद रखना, जब तक हमारी सरकार में हिस्सेदारी नहीं होगी, जब तक युवाओं की कोई सरकार चिंता नहीं करेगी, न उनके भविष्य के बारे में सोचेगी। यदि मैं इनकी जगह मंत्री होता या मुख्यमंत्री होता, तुरंत एक्शन लेता कि गलती करने वाले अधिकारियों को जेल में डाला जाए, बाहरी राज्य का कोटा कम हो, और प्रतिवर्ष जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, प्रतिवर्ष चाहे 5 लोग हो, प्रति वर्ष भर्ती आएगी, उसका कैलेंडर जारी होता। और इसके अलावा जितनी भर्तियां हुई हैं, जितनी भर्तियों में धान लिया, मैं उसकी व्यक्तिगत जांच कराता कि काफी लोगों ने फर्जी डिग्रियां ली है। चाहे सिंघानिया की बात कर लो, चाहे ओपीजीएस की बात कर लो, चाहे उत्तर प्रदेश की, जहाँ बाहर से लेकर उन सारी डिग्रियों की, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष की बात हो, चाहे रीट लेवल की बात हो, चाहे पीटीआई भर्ती की बात हो, हर भर्तियों में फर्जी डिग्री आ रही है। यदि यह भाई जिंदा रहा, यदि पावर में कभी आया, तो सबसे पहला मेरा लक्ष्य है कि इन फर्जी डिग्रियों की जांच करके दोषियों को जेल में डालना, भारी राज्यों का कोटा कम करना, और नई पैटर्न पे भर्तियां करवाना, जिससे वेटेज जैसी बीमारियां खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आप युवाओं को जागना होगा। मैं लाइव आके चिल्ला नहीं रहा, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां हमें यूज करते रहेंगी, एक बार ए, एक बार बी, एक बार वो। अरे हमें खुद को एहसास कराना होगा कि हम उनके साथ हैं। जिस प्रकार गुर्जर समाज ने अपनी ताकत दिखाई, रेल को जाम कर दिया, और सरकार को उनको 5% देना पड़ा। राजस्थान में सबसे ज्यादा युवा तादाद, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा है, और युवाओं की कोई सुन नहीं रहा। गाय, मस्जिद, मंदिर, राष्ट्रवाद, अरे राष्ट्र के लिए मैं जान दे सकता हूँ। ये भाषण देते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे, ये चुप जाएंगे, पल्लू के नीचे जाके छुप जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। हमारे जैसे युवा जान देने के लिए तैयार रहेगा, वो छुप जाएंगे, भाषणबाजी कर सकते हैं, गाय, मस्जिद, मंदिर, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये गाय है, क्या है, क्या तमाशा बना रखा है आपने। युवाओं के भविष्य में सोचा आपने, युवाओं के बारे में सोचा। यदि मैं अब ज्यादा बोल रहा हूँ ना, देखना कोई भगत आएगा कि ये तो हिंदू विरोधी है, क्योंकि हिंदू विरोधी का ठप्पा लगा देंगे कि ये तो देखो, अरे मैं हिंदू विरोधी नहीं है, मैं देशभक्त हूँ, लेकिन मैं देश के युवाओं का भविष्य मनाना चाहता हूँ कि देश के युवा भटके नहीं, गलत रास्ते पे नहीं जाए। मैं जेल गया था 5 जुलाई को, तब मैंने उन युवाओं के आंखों में आंसू देखे, वो गलत रास्ते पे किस लिए, गलत सिस्टम की वजह से। सिस्टम सही होता, सही बेरोजगार को रोजगार मिलता, तो वो रास्ते आज भटकते नहीं, आज वो जेल में नहीं जाते। मुझे हर पल हर चीज याद है। मैंने उस दिन शपथ ली थी कि हाँ, मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे कोई जेल में डाले, कुछ भी करे। वो मैंने FIR नंबर बताया था ना, पता कर लेना भक्तों, पता कर लेना। तुम ये सोच रहे हो कि मैं बीजेपी के खिलाफ ही बोलता हूँ, मैं सभी जो पार्टियां कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई पार्टी जो युवाओं के साथ गलत करती है, उसके खिलाफ बोलता हूँ, आंदोलन करता हूँ। अनशन किए, जेल गया, सब कुछ किया। मेरे पास थोड़ा अभी जो पहले बीजेपी की किताब आई थी, वो किताब भी आएगी, संघर्ष कांग्रेस में मैंने संघर्ष किया, उसकी किताब भी आएगी जल्दी, आपको पता लग जाएगा तारीख वाइज कब क्या मैंने क्या किया। तो दोस्तों, ये मैं करने के नहीं है, या हम सबको मिलकर करना होगा। मेरी इच्छा, हार्दिक इच्छा ये कि हम सब लोग पूरे राजस्थान की बेरोजगार, राजनीतिक पार्टियां कोई सी भी हो, एक बार इतनी बड़ी ताकत दिखाएं कि हाँ, तुम्हारी क्या मांग है, तुम क्या चाहते हो, तुम कहोगे, जैसे हम करेंगे चुनाव में आपके मुद्दा होगा। हिंदुस्तान में, राजस्थान में पहली बार इस बार चुनाव में बेरोजगारों का मुद्दा बना था। वो कैसे बना आपको पता है, कैसे बनाया गया वो आपको पता है। 26,000 लोग स्कूलों में चले गए, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनता तो वो भी स्कूलों में नहीं जाते, लटकते रहते। कभी बजट का बहाना होता, कभी क्या बहाना होता, फाइल घूमती रहती। लेकिन दोस्तों, पहली बार मुद्दा बना है। लेकिन मैं चाहता हूं पहली बार नहीं, हमेशा मुद्दा, देश का सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है, तो हमेशा मुद्दा बनना चाहिए युवाओं का। आज युवा भटक रहे हैं यार, हर बढ़ती कोर्ट में लटकना, पेपर आउट हो जाए, क्या तमाशा बना रखा है यार। आप संविधान में संशोधन करिए, कभी आपको किसी एक्ट को लेकर संशोधन कर दे, कभी खुद की फीस बढ़ा दे। अरे आपको संशोधन करना तो संविधान में करो संशोधन, कि जो पेपर लीक करेगा, सेंटर खरीदेगा, और लिप्त अभ्यर्थी जो पकड़ा जाएगा, जो उसको फांसी की सजा, उम्र कैद सजा देंगे। मैं एसओजी में जाके आया, एसओजी के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे हमारे पास प्रकरण आते हैं, वो लिप्त होते हैं, घर बैठे बैठे पता नहीं कहां से नकल करवा देते। एक उन्होंने मुझे बताई कि
किसी ने बताया कि जेल में बैठा बैठा जेल के एक गार्ड के साले को पास करवा दिया, यूपी की घटना थी। अरे मैंने ये सोचा इतना बड़ा भ्रष्टाचार, बोले कि इनके खिलाफ कोई सजा होती नहीं, कुछ दिन बाद निकल जाते हैं, कुछ होता नहीं, जेल में रहते हैं, करोड़ रुपए कमाते हैं, 10-20 लाख खर्च हो जाते हैं, जिंदगी भर ऐश करते हैं। तो दोस्तों ये इनके खिलाफ सजा का प्रावधान नहीं होगा, ये फांसी की सजा या उम्र कैद नहीं होगी जब तक ये इस पर रोकथाम नहीं लगने वाली है। और कहीं ना कहीं इसमें वो अधिकारी भी लिप्त होते हैं, उनको पता कुछ नहीं होने वाला। आपने सही राम का नाम सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले पकड़ा, वो जमानत तो छूट गया, करोड़ों रुपये कमा लिया। क्या हुआ? सिस्टम सुधरेगा जब हम जैसे युवा जागेंगे। उपेंद्र यादव नहीं, पूरे राजस्थान को युवाओं को जागना होगा, पूरे देश के युवाओं को जागना होगा। जिसको करना वो कर लीजिए भाई, मैं खुले में बोल रहा हूँ, जेल में डालना तो डाल देना, क्योंकि मैं युवाओं की आवाज़, आज मुझे मान सम्मान किस लिए मिलता है कि मैं युवाओं की आवाज़ उठाता हूँ, उनके लिए जेल जाता हूँ, अनशन करता हूँ और उनके लिए भागता हूँ। कुछ नहीं कहेंगे कुछ लोग भाग कि मैं देश विरोधी हूँ, मैं तो उसका, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं कर रहा, आपके सब इच्छा उसको वोट देना, लेकिन आपको ये दिल में जहन में ये लाना होगा कि हमारा गाय मस्जिद मंदिर राष्ट्रवाद के नाम से पेट नहीं बनने वाला, परिवार नहीं चलने वाला। जब युवाओं के प्रति कोई सरकार, कोई राजनीतिक पार्टियां उनके भविष्य के लिए नहीं सोचेगी, उनके लिए अलग कार्य नहीं करेगी, तो दोस्तों बेरोजगारों की ये स्थिति, युवाओं की ये स्थिति होने वाली है कि आप देखना कितनी बेहतरीन, कितनी बेकार स्थिति होने वाली है। इसलिए हम लोगों को जागना होगा। दोस्तों मैं तमाम इश्यूओं पर बात करना चाहूँगा। हेल्पर 2 वाली मैंने बताई, वो फाइल मैं निकलवा के आऊँ, अब गई है, उसके बाद दिल्ली निर्वाचन आयोग जाएगी, और शायद मैं आज गांव आया हूँ, वो नहीं गई तो कल मैं जाके निवेदन करूँगा साहब दिल्ली भेजिए। तो दोस्तों ऐसे लोग लटकते रहते हैं, इनका परिणाम आना बाकी है। दोस्तों राजस्थान पुलिस की प्रणाली के लिए मैंने बताया कि वो लागू होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बाहरी राज्य को कोटा, बाहरी राज्य, मैं चिल्ला के उस समय जब पिछली सरकार थी बहुत चिल्लाया, मुझे जेल में डाल दिया गया, लेकिन तुम लोग, आप लोग यो आप जाग जाते हैं ना, मैं जेल में था तो सरकार की हिम्मत नहीं थी कि वो लोग आप लोगों की मांगों को नजरअंदाज कर दे। लेकिन फिर भी ये आग लगी हुई है, या आग एक दिन देखना, ये जो चिंगारी लगी हुई है बड़ा काम करेगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस लड़ाई में मेरे साथ आओगे, क्योंकि बाहरी राज्यों का कोटा कम होगा तो राजस्थान के युवाओं का विकास होगा। फर्जी डिग्री वाला मैंने आपको बताया है, क्या बोल वाला फर्जी डिग्री वाला, बहुत लोग पकड़े जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे, देखना यूपी बिहार से फर्जी डिग्री लेके आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यदि मेरी चली, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि उपेंद्र यादव ने कई मुद्दे उठाए थे, बाहरी राज्य, फर्जी डिग्री, वेटेज, अरे मैं भूला नहीं हूँ। जब मेरी बस की बात चलेगी, जब छक्का लगाने का टाइम आएगा लगाऊंगा मैं, मुझे याद है। लेकिन समय कभी रीट वाले, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, वेटिंग, हेल्पर, एलडीसी, अरे अकेला इंसान है यार, कहाँ भागे, वो मुद्दे हल नहीं होते, दूसरा जाता, तीसरा जाता। मैं मेरी खुद कोर्ट में पेशी पे जाता रहा, कोर्ट में जाता हूँ, हाजिर होता हूँ। मेरे एक साथी था मनोज चौधरी, वो अब की बार 12 अप्रैल को नहीं गया, उसको गिरफ्तार के आदेश कोर्ट ने दे दिए कि उसको गिरफ्तार किया जाए। अरे उसको मैंने कहा भाई पेशी पे तो आ जा, लेकिन नहीं है, उसको गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए, अब उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, फिर जमानत होगी। लेकिन दोस्तों हाँ, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा, कई लोग आवाज़ उठाते, अरे भैया मैंने जब समर्थन दिया तो ये कहा था कि 2 एग्जाम होने चाहिए, पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज़्यादा हो और प्रदेश स्तरीय मेरिट हो। उन्होंने विश्वास दिलाया था जिससे वेटेज जैसी बीमारी भी समाप्त हो जाए। दोस्तों मैंने एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो मांग उठाई थी, प्रति वर्ष जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, प्रति वर्ष हर विभाग में, चाहे टेक्निकल विभाग हो, चाहे जो सबसे बड़ा मेरे पास मैसेज आते हैं बीटेक वाले, बेचारे बीटेक वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी बेरोजगारी की दर के लिए ठोकर खा रहे हैं। तो तमाम विभाग, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, तमाम विभाग, ये मत कह देना कि यार भाई हमारा तो विभाग का नाम नहीं लिया, मैं समस्त विभाग की बात कर रहा हूँ, जिसमें जितने पद रिक्त हो, कैलेंडर जारी कर दे भाई, दिसंबर इस विभाग की होगी, जनवरी में इस विभाग की होगी, कम से कम बेरोजगार उस तरीके से तैयारी करो, कह दे कि इस दिन इसका परिणाम आएगा, इस दिन इसके दस्तावेज फिक्स कर दीजिए ना। हम थोड़ी कह रहे 15 लाख का जुमला दो, हम कह रहे चाहे 5 नौकरी दो, 20 दो, जितने रिक्त होते हैं पद प्रति वर्ष करो, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थियों का भला हो सके। एक चीज और बता दूं दोस्तों, जिस प्रकार यूपीएससी की आपने परीक्षा प्रणाली देखी होगी, क्या उस परीक्षा प्रणाली के आधार पर आरपीएससी की परीक्षा प्रणाली हो? क्या आपने कभी देखा हो कि यूपीएससी की भर्ती अटकी है? क्या वैसे राजस्थान में हमारी परीक्षा प्रणाली मजबूत नहीं हो सकती है? उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, उसके लिए मंत्री और मुख्यमंत्री सबको मजबूत होना चाहिए, समझना होगा। लेकिन ये समझ में तब आएगा जब हमारी ताकत पूरे राजस्थान में, पूरी राजस्थान को हिला देगी कि हाँ युवा जाग चुके हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी पार्टी को उखाड़ सकते हैं और किसी को ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते हुए कहता हूँ, युवाओं का पक्ष लेते। मेरे लिए युवा बेरोजगार सबसे पहले है, मुझे चाहे कांग्रेस से लड़ना हो, चाहे बीजेपी से लड़ना, मैं सबसे लड़ूंगा। लेकिन
मैं युवाओं के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मैंने उन युवाओं के आंखों में आंसू देखे हैं, मैंने उन माता पिताओं के आंखों में आंसू देखे हैं। आज पता है मेरे पास इतने फ़ोन आते उठा क्यों करते हैं? क्योंकि नेता लोग, चोर लोग नहीं सुनते, वो सोचते हैं यार उपेंद्र भाई जरूर सुनेगा। जितना हो सके मैं फ़ोन उठाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हाँ उनके चेहरे पे खुशी आए, क्योंकि वो किसी के माँ बाप है, मेरे माँ बाप हो सकते हैं। दोस्तों 16 अप्रैल को रीट वाले मामले में सुनवाई है, यानी कि आज रीट वाले मामले में सुनवाई है। रीट वाले मामले में एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो आंकड़े मैंने 8000 तो पढ़ने क्या, मीडिया में थोड़ा सा माहौल बनने अपनी आवाज़ उठे 8000, लेकिन करीब 6-7 हज़ार के करीब पद थे। हालांकि कुछ परिवेदनाओं की वजह से कई चीज़ें इस मामले में रीट को लेकर, जैसे अभी हाई कोर्ट में आज क्या होता है, उसके बाद मैं रीट लेवल फर्स्ट के लिए शाम को स्पेशल, इसी के लिए स्पेशल कि आज कोर्ट में क्या हुआ, भगवान चाहिए तो हमारी खुशखबरी मिल जाए। हमारे एडवोकेट को मैंने पूरे एविडेंस दिए हैं, तो आज कोर्ट की सुनवाई के बाद और आज तमाम इश्यू को लेकर मैं आज अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसलिए आप देखिए, ये मैं जो अब चर्चा कर रहा हूँ, लगातार कई लोगों को कमेंट आता है कि बेरोजगार संघ रीट महासंघ तो नहीं है। तो दोस्तों मैं हर व्यक्ति की आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के जैसे आज सुनवाई होगी तो उसके साथ मैं अपडेट आपके बीच में आऊँगा, और यूट्यूब उपेंद्र यादव बेरोजगार महासंघ पे उसको मैं जरूर डालूंगा और आपको अपडेट कराऊंगा। दोस्तों लंबित भर्तियां, चाहे विद्यालय सहायक हो, चाहे पंचायत राज भर्ती हो, चाहे नर्सिंग भर्ती हो, 2013 हो, 2018 हो, आज वो लंबित भर्तियों के लिए बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे, कॉल और मैसेज आते हैं। अरे यार वो कब तक ठोकरें खाएंगे, 5 साल पहले खा लिए। लेकिन दोस्तों ये ठोकरें जिम्मेदार हम खुद हैं, जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो पाते हैं, हम लोग ताकत नहीं दिखा पाते। पहली बार इन विधानसभा चुनाव में हमारी ताकत का एहसास राजनीतिक पार्टी को हुआ। दोस्तों जब तक सरकार के जो अधिकारी हैं, जो भर्ती परीक्षाएं कराते हैं, उनकी जवाबदेही निश्चित नहीं की जाती, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया समय पे है और उसमें कुछ अधिकारियों द्वारा गलतियां होती है, उसके खिलाफ उनको सजा होगी या उनके खिलाफ जुर्माना होगा। जवाबदेही सरकार को तय करना होगा, सरकार को, और अधिकारी की मनमानी पे रोकना लगाना होगा। जैसे बीकानेर में उनकी काउंसलिंग नहीं हुई, डीएस नहीं, जयपुर जिला परिषद नहीं। अरे कब तक तुम लोग यार बेवकूफ बनाते रहोगे? जो अधिकारी काम नहीं करे उसको तुरंत निलंबित की जाए, एपीओ किया जाए, ये सरकार को नियम बनाना होगा जो तानाशाही करे। क्योंकि आपने देखा होगा एलडीसी का मामला हो, रीट का मामला हो, कई जगह बाड़मेर में की थी, फिर उसका ट्रांसफर किया गया था, एपीओ किया गया था। ऐसी नौबत नहीं है, एक नियम बना दीजिए कि जो अधिकारी मनमानी करेगा, बेरोजगारों को परेशान करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सरकार की अधिकारी की जवाबदेही होनी चाहिए। दोस्तों मैंने एक बात बताई ना, एक फाइल कहाँ से कहाँ लटकती रहती है, फाइल लटकती रहती है, बेरोजगार घूमते रहते। मैं खुद जाके वो फाइल निकलवा के आया, राज्य निर्वाचन आयोग में वो फाइल गई है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, छोटी छोटी गलतियों की सजा बेरोजगारों को खामियाजा। अरे एक लड़का मेरे पास आया भाइयों, उसने कहा कि मेरे 110 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी का हूँ, 108 कट ऑफ किया, लेकिन गलती से नेट वालों ने 101 भर दिया। मैं कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन उप निदेशक मोदी जी बोले नहीं करूंगा। किसी ने मेल की जगह फीमेल लिख दिया। अरे छोटी छोटी गलतियों के लिए लोग कोर्ट में जाते हैं, फिर वो चक्कर कटाते हैं, लास्ट में उनको ज्वाइनिंग देते हैं। क्या भाई, जब कोर्ट अलाउ कर दिया तो फिर आपको क्या क्या दर्द हो रहा है? दोस्तों ऐसी छोटी छोटी गलतियों का खामियाजा बेरोजगार को भुगतना पड़ रहा है। कभी जाति प्रमाण पत्र के लिए रोक दिया जा रहा है। अरे मेरी जाति चेंज होगी क्या? आप यदि आप स्टाम्प पे ले लीजिए ना, क्यों रोक देते हो? बोले जाति प्रमाण पत्र नया बढ़ाओ, क्या तमाशा बना रखा है यार, आप स्टाम्प पे ले लीजिए। दोस्तों कई एक चीज तो समझ में आई मेरे पास, जिन लोगों को बीएड एसटीसी सब करवा दी, लोग बीएड एसटीसी 2 साल तक करते हैं, अब कह रहे हैं कि आपके उसमें 50% होना चाहिए। अरे भैया आपने एसटीसी बीएड क्यों करवाई, क्यों करवाई? इसके जवाब कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है? उसने 2 साल खराब किए, पैसे खर्च किए, आज के आप बाहर हो। ये गलत है, ये गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ, बहुत गलत है। दोस्तों जब तक ये लाइव आया हूँ मैं कई इश्यू को लेकर आया था, मैंने आप लोगों को बताया। और जैसे दोस्तों एलडीसी 2018 के अभ्यर्थी जुड़े होंगे। दोस्तों कल भी मैं सीएम हाउस गया था, सीएम ओएसडी से मेरी मीटिंग थी, लेकिन वो अचानक सीएम होम चले गए। उन्होंने कहा कि अब अगले दिन आना, लेकिन आज मैं गाँव हूँ, कल मैं वापस जाऊँगा। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, जो एलडीसी का परिणाम अटका पड़ा है, सेकंड ग्रेड का अटका पड़ा है, हेडमास्टर का अटका पड़ा है, एसआई का पड़ा है, कर्मचारी एंटिटी, सारी भर्तियों का आरक्षण को लेकर विवाद हो रहा है। कोर्ट ने जो स्टे दिया है कि जब दोनों आरक्षण, चाहे एमबीसी का हो चाहे सवर्ण आरक्षण हो, दोनों को विधानसभा में एक साथ पारित किया गया। आपने एमबीसी को लाभ दे दिया और ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्ण कास्ट को उनको लाभ नहीं दिया। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पे स्टे आया। जैसे मेरे कल कई अधिकारियों में कार्य विभाग में कई अधिकारियों से बात हुई, कई जगह बात हुई। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, क्योंकि कार्य विभाग ने तो अपना जो मत था, जो अपनी बात थी, वो सरकार को लिख चुके हैं। अब अंतिम निर्णय सरकार को करना है। समझ ये आ रही है कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का कहना है कि जिनकी विज्ञप्तियां पूर्व में जारी हो चुकी है और जो
जिनका प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में इन भर्तियों में इन आरक्षणों को जोड़ा जाता है तो जीरो से वापस स्टार्ट होगी, क्योंकि उनकी विज्ञप्तियां भी वर्ग अनुसार दोबारा आएंगी, यानी कि ST SC OBC और EWS की विज्ञप्तियों का वर्गीकरण दोबारा से होगा। तो कहीं ना कहीं जीरो से वापस इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कम से कम 30 से 40 भर्तियां दोनों विभागों के जो भी कितनी भर्तियां जो भी ये तो अंदाजा हूँ RPSC और अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों स्वाभाविक है कि जब MBC को आरक्षण दिया गया है तो मिलेगा तो स्वर्ण कास्ट को मिलेगा, यदि स्वर्ण कास्ट को नहीं मिलता तो MBC को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो दोनों को मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को इश्यू ना बनाना कि मैं किसी जाति में मुझे समाज के साथ पहले भी था, सामान्य श्रेणी के पहले साथ था, मैंने फिल्म में भी डाला था कि उनको भी आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि ये बड़ा इश्यू इसलिए हो रहा है कि अब सरकार और अधीनस्थ बोर्ड RPSC के सामने चुनौतियां ये हैं कि क्या जीरो से दोबारा से इन भर्तियों का प्रोसेस, यानी कि विज्ञप्ति दोबारा जारी हो, उनको पदों का वर्गीकरण हो, कई समस्या आ रही है। तो इसमें कार्य विभाग ने अपना निर्णय सरकार को भेज दिया, अब सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। तो दोस्तों यदि अब देख लीजिए, इसमें मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, कई राजनीतिक परिदृश्य बदल चुके हैं, लेकिन जब इतनी अत्यधिक भर्तियां प्रभावित हो रही है तो कोई भी विभाग या कोई भी सरकार जीरो से स्टार्ट करना नहीं चाहेगी, क्योंकि उस प्रोसेस में बहुत समय लगता है, बहुत लोग बहुत मांग करेंगे। लेकिन न्यायालय ने जो आदेश दिया है, न्यायालय आगे क्या आदेश देता है वो न्यायालय के ऊपर है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कार्य विभाग ने सरकार से पूछा, वो सरकार अंतिम निर्णय लेगी कि जीरो से स्टार्ट करना है या क्या करना है, कौन सी भर्तियों में लागू करना है। वो कार्य विभाग अनुमति मिलने के बाद गाइडलाइंस इनको अधीनस्थ बोर्ड RPSC को जारी करेंगे। मेरे लिए सभी लोग समान है, लेकिन इतना भी है जिन भर्तियों में जिन लोगों का चयन हो चुका है उनके भविष्य के साथ कुठारघात नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग खुशियां मनाते हैं, कई लोगों की सगाई हो जाती है और बाद में बाहर कर दिया जाता है तो कई लोग सदमे में आ जाए। चाहे इसकी शेडो फर्स्ट क्रिएट करो, यानी किसी भी अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, हर अभ्यर्थी के साथ न्याय होना चाहिए। दोस्तों ये तमाम वो भर्ती जो SI का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो, क्योंकि वो मार्गदर्शन की वजह से अटकी पड़ी है कि RPSC ने कार्य विभाग से मार्गदर्शन मांगा है, उनसे पूछा है कि आप क्या चाहते हो। अधीनस्थ बोर्ड और RPSC से इनका मत भी पूछा है, उन्होंने मत भी दे दिया है कि पुरानी भर्तियों में हम लागू करते थे, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए नई विज्ञप्ति आई उसमें लागू किया। ये RPSC और अधीनस्थ बोर्ड का मत है। अब कार्य विभाग ने सरकार को कहा है और सरकार और कार्य विभाग क्या निर्णय लेते हैं उस तक, जब तक ये भर्ती प्रक्रिया बाधित रहेंगी यानी कि लंबित रहेंगी, उसके बाद ही आगे का निर्णय होगा। ये चाहे LDC भर्ती 2018 हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे हेडमास्टर हो, SI भर्ती, NTT हो, चाहे कृषि भर्ती, तमाम भर्तियों के लिए लागू होता है। दोस्तों मैं लंबा तो काफ़ी हो गया, लेकिन ज़रूरी था आप लोगों के बीच में आने के लिए। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल निकाल दिए, कंप्यूटर शिक्षा भर्ती भी आवश्यक है। बच्चों को कंप्यूटर कौन सिखाएगा, किताबें इतनी मोटी दे दी। कंप्यूटर शिक्षा भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है यार, जिन लोग कंप्यूटर शिक्षा भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भला हो सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। दोस्तों अब तमाम इश्यू को लेकर मैं आपके बीच में रहा हूँ, कई इश्यू में भूल भी जाऊँगा। रीड लेवल फर्स्ट और हेल्पर 2 को भी लेकर कई चीज़ों, लेवल सेकंड के जो जयपुर जिला परिषद में बात हुई है, जिला परिषद में जिला कलेक्टर CO और जिला प्रमुख तीनों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी है। शायद उसकी समस्या आज हल हो सकती है, बीकानेर की होगी। हर व्यक्ति हर बेरोजगार की समस्या हल करने में पूरा प्रयास करता हूँ। आज मैं जयपुर नहीं पूछूंगा, कल मैं पूछकर मैं CM OC से फिर मैं मीटिंग करूँगा। लेवल फर्स्ट वाले हैं, मुझे पता है कब क्या करना है, क्योंकि मैं जब पूछूंगा आपको शाम तक मैं वीडियो से अपडेट करा दूंगा लेवल फर्स्ट वालों को। और भी जो भर्ती संबंधी जो मान लो दिन में मेरी जब बात होगी वो आपको अपडेट करूँगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों से मेरे ये निवेदन है, अपने दिल पे हाथ रखना कि आपका परिवार, आपका पेट, आपकी नौकरी, आपका भविष्य बड़ा है या गाय, हिंदू, मस्जिद, मंदिर, ये बड़ा है। हम लोगों को देश का विकास तभी होगा दोस्तों, क्योंकि जब देश सच्चे मुद्दों पर, देश की राजनीतिक पार्टियाँ चाहे कोई सी भी हो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश के विकास के नाम पर नहीं लड़ेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों हम उन मुद्दों के लिए लड़ते हैं जो हमसे कई हजारों किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान कहाँ है, कितनी दूर है, क्या यार पाकिस्तान क्या है हमारे पास, क्या है सामने। कभी भी हमारा देश कभी व्यस्त कर सकता है, हमारे जवान, हमारे देश के नागरिक मजबूत है। लेकिन पहले देश को मजबूत होना होगा, देश के युवाओं को मजबूत होना होगा। युवा गलत रास्ते पर ले जाएगी। कई बार देखते ना खबरों पढ़ते कि 2 जासूस पाकिस्तान के पकड़े गए, राजस्थान के या देश के रहने वाले थे। क्यों? यदि बेरोजगारी ऐसी संख्या नहीं ना, लोग गलत रास्ते पर जाएंगे, देश के लिए बड़ी समस्या आने वाली है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि लोगों को, राजनीतिक नेताओं को तो पता चले कि उपेंद्र यादव क्या कह रहा है। खुले में बोल रहा हूँ, क्या होगा, जेल में डालेंगे। पिछली सरकार में जेल में गया, इसमें चल जाऊँ, लेकिन बोलूँगा, सच बोलूँगा, दबंग तरीके से बोलूँगा, किसी बाप से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से जीता हूँ, युवाओं के लिए जीता हूँ और जान भी युवाओं के लिए दे सकता हूँ। लेकिन चुनाव देश के हित में, देश के मुद्दों पर, युवाओं के विकास पे होना चाहिए। आज युवाओं के लिए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पिछली बार 2 करोड़, इस बार कुछ भी नहीं। इसका मतलब 2 करोड़ का लॉलीपॉप, हाँ, स्पष्ट हो गया। लेकिन चुनाव आयोग को भी इसमें संज्ञान लेना होगा कि जो झूठे वादे करें उनकी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हाँ, कुछ लोगों को मैं बता दूं, उपेंद्र यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उपेंद्र यादव ऑफिशियल मेरे ट्विटर है और ये मेरी फेसबुक आईडी है। इसके अलावा मेरा कोई भी पोस्ट है, क्योंकि काफ़ी लोग कॉपी करते हैं, काफ़ी लोग कॉपी करने का काम करते हैं, उनका धंधा चल रहा है कॉपी से, कॉपी सुनते हैं, बोलते हैं, क्या डालते हैं। कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, उस चीज़ को कल रात को अपलोड भी कर दिया। वो क्या है कि उन बेचारे क्या करें, तो कॉपी के अलावा क्या बचा उनके पास। लेकिन दोस्तों धरातल पे हम सबको काम करना होगा। मैं आपके साथ पहले भी था, आगे भी रहूँगा और मरते दम तक साथ रहूँगा। और एक नज़ारा दिखा दूँ, ये देख सामने ये मेरे गाँव का है और सामने वो दिख रहा होगा, कुछ आपको स्थिति दिख रही होगी सामने की तरफ, हाँ वो सामने की तरफ वो दिख रहे हैं कुछ तरपाल सा, वो मेरे गेहूँ है जो अभी गेहूँ निकलवाए हैं और वहाँ मेरे परिवार के सदस्य भी हैं। ये मेरे गांव के सामने, इधर आइए, दिखाइए, ये तमाम वो जगह है, ये मेरे गांव की है जहाँ मैंने जन्म लिया है, मेरा पैतृक गांव है। ये NH8 है, ये NH8 है, हाईवे है और हाईवे से मैं टच में देता हूँ। ये ज़मीनी भी ये हमारे से है और ये हाईवे है और NH8 हाईवे है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, गाँव आया हूँ क्योंकि कोई शादी की वजह से मुझे आना पड़ा, लेकिन आज के दिन यही हूँ। मैं बहुत कम महीनों में घर पे आ पाता हूँ, लेकिन आज शाम को वापस मिल जाऊँगा। कल से मैं आपको गाँव में लगूँगा। मुझे पता है दिल्ली में फर्स्ट वाले बहुत अवसर में है, मुझे 15 तारीख का इंतजार कर लिया। अब हमारा परिणाम जारी होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट में हमने याचिका लगाई, वो भी अपडेट होकर आपको बता दूंगा। हेल्प के लिए बता दूंगा, हेल्प के लिए मैंने बता दिया। हम तमाम उन बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे किसकी सजा, मुझे जेल मिले, चाहे मुझे मौत मिले, मैं हार नहीं मानूंगा। हरिओं के साथ रहूँगा। इस वीडियो को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे राजनेताओं को पता चले हाँ एक युवा है जो एक देश का नागरिक है, वो अपने हितों को जानता है और युवाओं को जगाने का काम करता है। मेरे सारे युवाओं से यही निवेदन है कि भावनाओं मत बहिए। आप लोग क्या है कि देश, मेरा देश महान है, क्यों महान है कि मेरा देश भावनाओं में भी जाता है। लोग भावनाओं के साथ खेलते हैं, तैयारी करता रहेगा, कब तक पैसे पाता रहेगा, इसको रोजगार नहीं मिलेगा तो इसका भविष्य क्या होगा। तो हम सबको मिलकर एक नई राजस्थान का निर्माण करना है। हम लड़ाई लड़ेंगे सिस्टम को सुधार को लेकर, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े,